हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोग ख़त्म किए थे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ख़त्म किए थे सिग्निफिकेंस क्या है साइंटिफिक प्रिंसिपल का एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसको हम लोग स्टार्ट किए थे। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में जब पढ़े थे तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का टेलर जो प्रिंसिपल बताया वो ये बताया है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू मेन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। मतलब कि कोई भी काम जो भी हम लोग ऑब्जेक्टिव्स लेके चल रहे हैं उसको करना और सही ढंग से चीपेस्ट वे में करना। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, कैसे कैसे हम लोग मैनेजमेंट जो भी करें वो साइंटिफिकली कर सकते हैं। फंक्शनल फोरमैनशिप मतलब काम को, जिसका जो काम है उसको डिवाइड कर देना, सेपरेशन ऑफ एक्टिविटी। The foreman represent the managerial figure with whom the worker are in face-to-face contact on a daily basis। ठीक है, जैसे अगर कोई प्रोडक्शन का है तो प्रोडक्शन वाले डिपार्टमेंट का जो लेबर है वो प्रोडक्शन के हेड को ही बात करेगा। सेल्स का जो डेली आपका वर्कर है वो आपको सेल्स का ही जो आप ये मैनेजर्स होंगे उनसे बात करेगा। तो इनसे क्या होगा, आपको एक डायरेक्ट अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है कि आपको किसको किसको अपॉइंट करना है और कौन किसके वजह से रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर? Functional foremanship is an extension of the principle of division of work and a specialization to the shop floor। ठीक है, फंक्शनल फोरमैनशिप उसी पर्टिकुलर फंक्शन का और उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल हेड का आपका यहाँ पे स्पेशलाइजेशन रहता है जो ओनली रिस्पॉन्सिबल रहता है। इससे क्या होता है ना कि कोई भी काम के लिए आपको 10 जगह जाना नहीं पड़ता, आपको एक ही जगह का के आपको अलॉट हो जाता है और वो काम को आपको करना पड़ता है। क्लियर? अब जैसे फंक्शनल फोरमैनशिप का आपके पास एनसीईआरटी बुक में भी इसका एक बहुत अच्छा डायग्राम दिया हुआ है कि कैसे कैसे इसमें बाइफरकेट होता है। ठीक है, पहले होता है फैक्ट्री मैनेजर। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक फैक्ट्री है और इसका फैक्ट्री मैनेजर रहता है जो हेड रहता है। वो क्या करता है, 2 तरह का इंचार्ज बनाता है। द फर्स्ट वन इज़ प्लानिंग इंचार्ज एंड द सेकेंड वन इज़ प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज वो लोग रहते हैं जो देखते हैं कि काम अकॉर्डिंगली हो रहा है कि नहीं, एंड प्रोडक्शन इंचार्ज होते हैं वो जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं और साथ ही साथ काम को भी देखते हैं और सुपरवाइज करते हैं। प्लानिंग इंचार्ज के अंदर कौन कौन आता है? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ये सब आप लोग को याद करना होगा। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क वो होते हैं जो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको कब, कहाँ पे और कैसे काम किया जाना है। ठीक है, रूट क्लर्क ये आपको बताएंगे कि कैसे आपको इस जगह पर पहुंचना है और किस तरीक़ा से काम होगा। क्लियर? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क कितना पैसा लगना चाहिए है और कितना समय में वो प्रोडक्ट हमारा बन जाना चाहिए है। एंड डिसिप्लिनेरियन मतलब जो सारे काम को एक सिंक्रोनाइज एक्टिविटी में, एक परफॉर्मेंस में, एक प्रोसेस बना सके, वो डिसिप्लिनेरियन देखता है। क्या क्या? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ये इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है मैनेजर्स को, वर्कर्स को कि आपको किस तरीक़ा से काम करना है। रूट क्लर्क बताता है कि आपको कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाकर कैसे काम करना है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क बताता है कि आपको कितना समय के अंदर और कितने कॉस्ट में इस प्रोडक्शन को, इस मटेरियल को बनाकर रेडी कर देना है। एंड डिसिप्लिनरियन ये आपको बताता है कि कैसे डिसिप्लिन में रहकर आपको सारा व्यवस्था देखना है। क्लियर? ये तो हो गया हमारा प्लानिंग इंचार्ज। द नेक्स्ट वन इज़ प्रोडक्शन इंचार्ज। प्रोडक्शन इंचार्ज में हमारा पहले आता है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस ये इंश्योर करता है कि काम सही समय पे हो रहा है कि नहीं। पहले तो प्लानिंग इंचार्ज बता दिया कि काम को इतना समय में करना है, बट काम उतना समय में हो रहा है कि नहीं ये स्पीड बॉस देखता है। क्लियर? गैंग बॉस ग्रुप एक्टिविटी को परफॉर्म करता है कि हमारा ग्रुप एक्टिविटी ठीक से हो रहा है कि नहीं। अगर कोई यहाँ तक रॉ मटेरियल को कंप्लीट कर दिया है तो इसके बाद का प्रोसेस उस समय हो रहा है कि नहीं।
रिपेयर बॉस, कभी कभार हो जाता है कि हमारे से डिफेक्टिव मटेरियल बन जाता है, रॉ मटेरियल डिफेक्टिव आता है, कुछ कमी हो जाता है, तो इसके कारण एक रिपेयर बॉस का भी फंक्शन है जो उस सामान को जो डिफेक्ट हो चुका है उसको सही कर सके या फिर स्क्रैप कर सके। एंड द लास्ट वन इज इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्या करता है, सारा एक्टिविटीज़ को देखता है, समझता है, ठीक है, और ये सब किसको रिपोर्ट करते हैं, डायरेक्ट वर्कमैन को बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। बेसिकली ये ग्राउंड लेवल में होते हैं जो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को अपना फुलफिल करते हैं। क्लियर। अब आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। काम को कितना आसानी से हम लोग बाइफिकेट करके, डिवीजन करके, एक सेपरेशन से हम लोग उसको काम कर सकते हैं, ठीक है। Standardization refers to the process of setting standards for every business activity. स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कुछ भी काम करना, बिजनेस एक्टिविटी का कोई भी तरह का काम करना, लेकिन एक स्टैंडर्ड एक आपका फिक्स कर देना कि हाँ आज के डेट में मुझे 15 ये मटेरियल बनाना ही है, तो एक स्टैंडर्ड फिक्स हो गया। 15 से ज़्यादा बना दी देन वेल एंड गुड, और 15 से कम बनाए मतलब ये एवरेज है, ये आपका प्रोडक्शन से, आपका एक्सपेक्टेशन से कम हो गया। इट कैन बी स्टैंडर्डाइजेशन बाय प्रोसेस, रॉ मटेरियल, टाइम के बेसिस पे भी हो सकता है, प्रोडक्ट के बेसिस में भी, मशीनरी, मेथड्स और वर्किंग कंडीशंस, ये सब आपका फैक्टर्स है। इस पे डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट जो आप स्टैंडर्ड दिए हो वो उस हिसाब से बना है कि नहीं। क्लियर। फॉलोइंग आर दी ऑब्जेक्टिव्स। अब स्टैंडर्डाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्यों हम लोग इसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। द फर्स्ट वन इज टू रिड्यूस अ गिवन लाइन और प्रोडक्ट टू फिक्स्ड टाइप, साइजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका टाइम कम पड़ेगा। टाइम कम पड़ेगा तो इसके कारण आप काम जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। इससे आपका कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से बैठेगा कि हाँ यहाँ से यहाँ का वर्क हम लोग को इनको करवाना है, यहाँ से यहाँ का वर्क हमने बी को करवाना है। तो इससे क्या होगा, हमारा लेबर का एफिशिएंसी भी बढ़ेगा एंड प्लस आपका टाइम भी बहुत कम लगेगा। टू इस्टेब्लिश इंटरचेंज एबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर पार्ट्स एंड प्रोडक्ट, ठीक है। इससे क्या होगा, पार्ट्स एंड प्रोडक्ट को आपको एक साथ असेंबल करने में बहुत ही ज़्यादा इजी रहेगा। टू इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस एंड क्वालिटी इन मटेरियल, एक क्वालिटी मिलेगा कि हाँ ये आदमी यही काम कर रहा है तो ये इसमें स्पेशलाइज हो गया है, तो एक क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आपको मिलता है। द फोर्थ वन इज टू इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन। एक मैन और मशीन के बीच में जितना डिफरेंस होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो मेंटेन रहता है। क्लियर। इट रिजल्ट इन सेविंग ऑफ कॉस्ट ऑफ लेबर, मशीन एंड टूल्स। ये तीनों का कॉस्ट को हम लोग को रिड्यूस करता है एंड सेव करता है। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज मेथड स्टडी। मेथड स्टडी का मतलब होता है कि हम लोग को ये स्टडी करता है कि किस तरीक़ा से हम लोग काम को बेस्ट वे में कंप्लीट करें। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेथड स्टडी इज़ टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। जो भी काम हम लोग को दिया गया है, सपोज़ हम लोग को एक काम दिया गया है कि आपको क्ले की गुड़िया बनाना है, तो उस क्ले की गुड़िया को हम लोग किस तरीक़ा से बनाएं, दैट इज़ मेथड स्टडी। राइट फ्रॉम प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल को खरीदने से लेकर टिल द फाइनल प्रोडक्ट इज़ डिलीवर्ड टू द कस्टमर, एवरी एक्टिविटी इज़ अ पार्ट ऑफ मेथड स्टडी। क्लियर। हम लोग जब से रॉ मटेरियल खरीदना शुरू किए हैं तब से लेकर जब तक हम लोग कस्टमर को उस फाइनल प्रोडक्ट बेच ना दें तब तक मेथड स्टडी का काम चलता रहेगा। क्लियर। द सेकेंड वन इज मोशन स्टडी। मोशन स्टडी मतलब कितनी जल्दी में और कितना जल्दी फ्रीक्वेंसी में ये काम हो रहा है। मोशन स्टडी रेफर्स टू दी स्टडी ऑफ मूवमेंट कितना जल्दी ये एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट जा रहा है। मूवमेंट ऑफ लाइक लिफ्टिंग, putting objects, sitting and changing position etc. which are undertaken while doing typical job. जब वो हम लोग मिट्टी की गुड़िया बना रहे हैं तो मिट्टी कब गीला हो रहा है, कब उसका हम लोग ऑब्जेक्ट पुट कर रहे हैं, कब उसको रेस्ट के लिए सुखा रहे, कितना टाइम लग रहा है, ये सारा इन्वॉल्व होता है मोशन स्टडी में। क्लियर। टाइम स्टडी,
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, टाइम स्टडी मतलब ये सारे प्रोसेस में कितना टाइम लग रहा है। मतलब कि अगर कोई भी काम करते हैं तब हम लोग देखते हैं कि ये वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं एंड उसी स्टैंडर्ड में हम लोग को ये अपना गिवन जो भी वर्क दिया गया है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो दैट इज़ टाइम स्टडी। क्लियर? एंड द लास्ट वन इज़ fatigue study. It seeks to determine the amount and frequency of rest intervals in completing a task. मतलब कि कितना समय जब इस प्रोसेस में लग रहा था तो कितने समय तक वर्कर्स ने रेस्ट लिया, कितना समय वर्कर्स ने काम नहीं किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं फैटिग स्टडी। किस लिए ये फैटिग स्टडी हम लोग कॉन्सेप्ट आया गया? कोई लॉन्ग वर्किंग आवर कर रहा है तो वो थोड़ा रेस्ट लिए होंगे, तो रेस्ट के समय कितना रेस्ट लिए होंगे, उनके लिए शॉर्ट समय ही काफ़ी है कि लॉन्ग लेना चाहिए, कितना हम लोग को गैप देना चाहिए वर्कर्स को, जिसके कारण हमारा जो भी टाइम टेकिंग है वो उसमें एक्सक्लूड कर सके। ठीक है? डूइंग अनसूटेबल वर्क्स, कभी कभार काम सही करते करते गड़बड़ हो जाता है, फिर से बनाना पड़ता है, तो इससे क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है। हैविंग अनकॉर्डियल रिलेशन विद द बॉस और द बैड वर्किंग कंडीशन, एंड कभी कभार क्या होता है बॉस एंड वर्कर के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं, कितना तरह का इसमें प्रॉब्लम आता है ये हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है? तो इसलिए हम लोग फैटिग स्टडी को भी देखते हैं कि अगर 1 घंटा एक प्रोडक्ट को बनाने में लगा है तो उसमें से प्रोडक्टिव काम कितना तक हुआ है एंड कितना। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।